सो हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अगली बात करने वाले हैं मोल्स के बारे में। कंटिन्यू चल रहा था अपना, अपन आ चुके थे मोल्स पर। मोल्स मोल्स होता क्या है बच्चों? मोल जस्ट लाइक जैसे डजन होती है। डजन डजन एक स्पेसिफिक नंबर को शो करता है। एक डजन का मतलब होता है 12। जैसे कि आई हैव डजन ओ बनानास, यानी कि मेरे पास 12 बनानास है। तो जस्ट लाइक वैसे ही मोल्स भी किसी मेजरमेंट है अमाउंट्स का, सब्सटेंस का मेजरमेंट है। मैं आपको बताता हूं, लिखते हैं पहले। अ मोल इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि मेजरमेंट की यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजर। अ मोल इज यूनिट ऑफ मेजर दैट काउंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि मोल एक टाइप की यूनिट है मेजरमेंट की, जिसके अंदर काउंटिंग आती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मेरा मतलब है एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयन से। किन से? एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयन से, ईटीसी। यानी कि मोल एक टाइप की मेजरमेंट की एक यूनिट है। किसके मेजरमेंट की? पार्टिकल्स के मेजरमेंट की, जिसके अंदर पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम, मोलिक्यूल्स और आयन्स। किसी एटम के मोलिक्यूल्स, किसी एलिमेंट के एटम्स कितने हैं या फिर मोलिक्यूल्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड में, उसकी यूनिट है मेजरमेंट की। ओके, बात करते हैं सर इसका कोई स्पेसिफिक नंबर। जैसे कि आपने डजन का नंबर बताया था 12 होता है। हाँ बेटा, इसका भी एक स्पेसिफिक नंबर होता है। वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। सर एंटिटीज का मतलब क्या है? मैंने फिर से बोला, एंटिटीज मतलब वही एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयंस, जिसकी भी काउंटिंग की जा रही है। ओके, इस नंबर को अपन अवगाद्रोस नंबर बोलते हैं। अवगाद्रोस नंबर को Na से शो किया जाता है, नंबर ऑफ अवगाद्रो, जो कि 1 Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23। पीछे एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस वो कंपाउंड्स या उसके एलिमेंट्स के बेस पर है। ओके, ये तो अपने बात की मोल्स की। मोल्स होता क्या है? मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? मोल्स को फाइंड आउट करने का तरीका है, हाँ, मोल्स के फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हैं। अपन 3 फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले अपने पास। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स या फिर स्मॉल एन से शो करेंगे। इसका पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। पहला फॉर्मूला है गिवन मास मोलर मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट का गिवन मास दिया होगा और उसके मोलर मास से उसका डिवाइड करना है। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयंस, एटीसी, आयंस भी आएंगे, अपॉन अवगाद्रोस नंबर। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। तीसरा फॉर्मूला बच्चों ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ टर्म्स चलती है उसके लिए। तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस ब्रैकेट में कौन सा वाला वॉल्यूम? गिवन वॉल्यूम, अपॉन मोलर वॉल्यूम। सर मोलर वॉल्यूम है क्या बच्चों? मोलर वॉल्यूम है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैं बता देता हूं तीनों कंडीशंस। यहां पर देखो कौन कौन सी कंडीशंस है मोलर वॉल्यूम के लिए। वीएम के लिए कंडीशन है, पहले अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर यहां लेते हैं प्रेशर। यदि टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है और प्रेशर 1 एटीएम है, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड जो आपका मोलर वॉल्यूम निकल के आएगा वो है 22.4 लीटर। पहला। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर, जैसे कि पहले तो प्रेशर 1 एटीएम चलता था, अभी प्रेशर 1 बार भी चलता है। 1 बार दिया हुआ है तो ये आपका मोलर वॉल्यूम निकल के आता है 22.7 लीटर। ओके सर, ये दोनों कंडीशंस पढ़ी लग रही है, ये दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी है। हाँ बच्चों, एक तीसरी कंडीशन भी है। यदि आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 1 एटीएम ही है, तो फिर यहां पर आता है मोलर वॉल्यूम 24.8 लीटर। यह कंडीशन स्पेसिफिक है, इसे याद रखिएगा।
इन तीनों फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जांपल सर, एग्जांपल दे दीजिए। ओके ले लो, जैसे कि 16 ग्राम ऑफ O2 गैस कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बात कर लेते हैं। तो गिवन मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का 16 ग्राम, जो कि गिवन मास है, अपॉन मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 होता है बच्चों, यानी कि 1 मोल होगा सर, 1 मोल। उसी तरीके से अपन मोल को कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर हैव मोल्स। 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। गिवन मास दिया हुआ है 36, मोलर मास कितना होगा स्टोव का, वाटर का मोलर मास होगा 18। कैसे होगा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 है इसलिए 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 हो चुका है स्टोव का मोलिकुलर मास। ओके, मोलर मास होता है 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स आएंगे अपने पास। इसी तरीके से आपको गैस का वॉल्यूम भी दिया हो सकता है। आपको बोल दिया जाए कि O2 गैस का आपको जो ऑक्सीजन गैस का जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो ले लीजिए आप 44.8 ले लीजिए, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको कंडीशन दी है 273 केल्विन विद प्रेशर 1 atm पर। तो आपको इसका मोल्स निकालने हैं, तो निकाल दीजिए 44.8 अपॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पर कंडीशन है 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm। इसके हिसाब से अगर अपन मोलर वॉल्यूम लेंगे तो क्या लेंगे 22.4। देखो 2 मोल्स निकल के आते हैं। इस तरीके से बच्चों आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो बात की हमने मोल्स की, और मोल्स को कैसे निकालना है उनके बारे में। बच्चों अब बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसकी, एटॉमिक मास। सर होता क्या है, वही तो बताएंगे अभी। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास, एवरेज इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम्स का एवरेज मास है, जिसका कंपेयर किया जाएगा तब जाके आएगा दैट कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर करेंगे 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास कब आएगा, यानी कि जो भी एवरेज मास है अपने एलिमेंट का, उसके मास को आपको कंपेयर करना है कार्बन 12 के 1/12 मास से। यानी कि कार्बन 12 का जो भी मास होगा उसके 1/12 से आप कंपेयर करोगे, तब आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। सर इसका कोई फॉर्मूला निकालने का, हाँ निकालने का एक फॉर्मूला है। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला है, देखो ध्यान देना, समेशन करना है आपको किसका, आइसोटोप मास का, जितने भी आइसोटोप्स उस एलिमेंट के होंगे, मल्टीप्लाई करना है उसको किससे, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस से, यानी कि उसकी कितनी परसेंटेज है अपने नेचर में, और उन सबके समेशन में किसका डिवाइड मार देना है 100 का। इसी फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो। यानी कि आपको समेशन करना है आइसोटोप्स के, जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके परसेंटेज अबेंडेंस, यानी कि जितनी भी परसेंटेज उनकी नेचर में अवेलेबल है उससे मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग आइसोटोप की। जिस आइसोटोप के, जैसे मान लो क्लोरीन की 2-3 आइसोटोप से जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनकी जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, हर आइसोटोप की उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह उनका ऐड कर देना है, उसमें ऐड में अपन को 100 का डिवाइड करना है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। बच्चों बता दूं तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। इसका एक फॉर्मूला और है, दो आसान वाला है, एवरेज मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। बात एक है, यहां पर भी एवरेज ही हुआ है, एवरेज या डायरेक्ट लिख दिया है बस।
बच्चों बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में। हाँ, ये वही गैस है जिस गैस को आपने कभी सुना होगा तो ऑफकोर्स सुना होगा। पी का मतलब प्रेशर है भाई, ये पी का मतलब है। वी का मतलब क्या है तो वॉल्यूम है। एन का मतलब क्या है, जब अभी बात की थी, कहाँ बात की, बात करते तो बात ही अलग हो जाती है। नंबर ऑफ मोल्स। आर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको आर से बोलते हैं। एक इंसान को जलाने के लिए, दबाने के लिए सिर्फ एक ही चीज बच काफी रह गई है, प्रेशर उस पर लगा दिया है, वॉल्यूम उसकी जगह आपने दे दी है, नंबर ऑफ मोल्स कितना काटा कुटा है बता दिया है, तो क्या बचा आप जलाने के लिए, टेम्परेचर बचा है। टेम्परेचर है ये, टेम्परेचर। सर ये क्या है बेटा, ये इसके टर्म्स है। मैंने जैसा कि बोला था ये क्या है, तो ये कोई शादी का नोता नहीं है, ये इसकी टर्म्स है आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अरे ये फंडामेंटल रिलेशनशिप है, एक फंडामेंटल रिलेशनशिप। सर फंडामेंटल रिलेशनशिप क्या बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में फंडामेंटल रिलेशनशिप का मतलब होता है, फंडामेंटल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि यहां पर आपके पास चार टर्म्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, इस सारों का सारों एक रिलेशन है। ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, किसी चीज को डिस्क्राइब तो करती होगी। दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर, ये बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, बिहेवियर ऑफ किसका, आइडियल गैस का, एक अच्छी गैस का। ठीक है, यही है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस लो भी इसे बोल सकते हो आप, आइडियल गैस लो सिंप्लीफाइड। ओके, सबके बारे में बात ना करते हुए पहले बात करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, आर की बात करेंगे पहले। आर के बारे में बात करेंगे। आर की अपने पास तीन वैल्यूज है बच्चों, आर की कितनी वैल्यूज है, तीन वैल्यू। पहली तो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये पहली आर की वैल्यू है। दूसरी आर की वैल्यू क्या है, तो आर की सेकंड वैल्यू है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये सेकंड आर की वैल्यू है। थर्ड आर की वैल्यू क्या है, तो थर्ड आर की वैल्यू है 1/12 लीटर एटम पर केल्विन पर मोल। ये तीन आर की आपके पास वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। तीनों वैल्यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर की जगह पर आती है। अब इस आइडियल गैस से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। आइडियल गैस के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। कुछ लॉस है अपने पास जिनको अपने को स्टडी करना है। तो बच्चों आइडियल गैस के बाद अपन बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, उससे रिगार्डिंग कुछ लॉस थे। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेट करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके प्रेशर के, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू दी 1/V, यानी कि गैस का वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मींस एक गैस के लिए इनिशियल प्रेशर P1 और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो सेम गैस के लिए फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2 का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये गैस ये बॉयल्स लॉ बोलता है। अगर अपन P और V के बीच में ग्राफ देखें तो P और V का ग्राफ एक कर्व बनता है, और P और 1/V का ग्राफ देखोगे, 1/V का ग्राफ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है बच्चों,
अगला जो लॉ है अपना वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ स्टेट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है, फिक्स मास वाली गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के इनवर्स, सॉरी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि बात करें तो इसका कहने का मतलब है V अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि एक गैस के लिए इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो, इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो उसके फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल होगा। इसका बच्चों का ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा है, देखो V T, एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने ये लाइन ब्रेक क्रैक करके इसलिए बनाई है क्योंकि ये 0 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पर, और 0 केल्विन टेम्परेचर सिस्टम का नहीं हो सकता, पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है, इम्पॉसिबल टेम्परेचर है ये। अब बात करते हैं अपने अगले लॉ की। गेलुजेक्स लॉ, गेलुजेक्स लॉ, ये लॉ स्टेट करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के। ये लॉ स्टेट करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी कि गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P अपॉन टी कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी कि वही सेम बॉयल्स लॉ की तरह इसके अंदर भी P1 अपॉन T1 इक्वल होगा P2 अपॉन T2 एक गैस के लिए। अगर इसका भी अगर आप ग्राफ देखोगे बच्चों तो इसका ग्राफ ऐसा होता है P इन T, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ देखने को मिलता है, जहां पर 0 केल्विन, जो कि यहां से इसका ग्राफ स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है क्योंकि इम्पॉसिबल टेम्परेचर है, जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर अटेन नहीं हो सकता। अब चलते हैं अपने टॉपिक के फाइनल लॉ की ओर, जो कि अब आप खुद जानते हैं कौन सा लॉ बचा है, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रोस लॉ, ध्यान से सुनना बच्चों, ये लॉ बोलता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है, और इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन करते इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस, यानी कि कंसीडर करो अपने पास दो गैस है H2 एंड O2। अपने पास जो ये गैस है एक ऐसे सिस्टम के अंदर है जहां पर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए, और सॉरी सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर इनका वॉल्यूम सेम हो जाए, जैसे कि जो टेम्परेचर है वो दोनों गैस एक कंडीशन अपने पास एक कंटेनर के अंदर है, अब वहां पर अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाता है, वॉल्यूम इक्वल हो जाए, सेम टेम्परेचर इन दोनों गैस के लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाए, तब बच्चों इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे, चाहे इनका एटॉमिक मास कुछ भी हो, ये कितने भी मास में उस कंटेनर के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो, लेकिन एक सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर इनके वॉल्यूम्स इक्वल है, इनका वॉल्यूम इक्वल हो गया, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो जाएंगे। यही अवोगाद्रोस लॉ स्टेट करता है। थैंक्स फॉर व्यूइंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।